हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू लर्निंग हब। लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने जो है ये दो लैंग्वेजेस डीडीएल और डीएमएल के बारे में जो है डिस्कशन किया था, और जो कमांड्स थी उनको रन करके भी हमने देखा था। और हमने ये समझा था कि डीडीएल जो है वो बेसिकली आपकी जो टेबल है उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आपका काम में आती है। और वहीं पर हमने डीएमएल के बारे में समझा था कि आपकी जो भी मैनिपुलेशन है, यानी जो भी एडिशन आपने करना है टेबल में, या कोई डिलीशन करना है या कोई मॉडिफिकेशन करना है, उसके लिए जो है हम डीएमएल कमांड का जो है वो यूज करते थे। ये चीज़ हम समझ चुके थे। नेक्स्ट जो है, जो कमांड हमारी बुक में शायद ना मिले लेकिन कई बार पूछी जाती हैं थ्योरेटिकल रूप में, उनको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर आपकी दो टाइप की कमांड होती है, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट जैसे आप कह सकते हैं, ग्रांट मतलब परमिशन देना किसी चीज़ की। तो आपका जो डाटाबेस है उस डाटाबेस के ऊपर किस किस टाइप के यूज़र को क्या क्या एक्सेस देना है, इसका एक एग्जांपल अगर हम समझें, सपोज बैंकिंग सेक्टर में हम डीबीएमएस यूज़ कर रहे हैं, डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं। उस बैंक के अंदर आपके अलग अलग लेवल पर लोग काम करते हैं। सपोज करें एक है क्लर्क, दूसरा है आपका पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर है वो, और एक बैंक का मैनेजर है। तो इन तीनों लोगों ने वो सेम डाटाबेस जो है वो एक्सेस करना है, लेकिन हम तीनों को सेम राइट नहीं दे सकते हैं। डीबीएमएस हमारा है लेकिन तीनों को सेम राइट नहीं होंगे। क्लर्क होगा वो केवल किसी के जो अकाउंट है उसको केवल देख सकता है, व्यू कर सकता है, उसमें अपडेशन कर सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही पीओ जो है उसी डाटाबेस के अंदर उसको ट्रांजैक्शन के भी जो है राइट्स होंगे, प्रूव होंगे। मैनेजर है तो उसको दूसरे कुछ राइट्स दिए गए होंगे और उससे ज़्यादा पावरफुल। तो इस तरीके से जो है हम अकॉर्डिंग टू यूज़र जो है राइट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं डाटाबेस के ऊपर। तो उसके लिए जो है हम ग्रांट जो आपकी कमांड है उसका यूज़ करते हैं। नीचे आपका सिंटैक्स भी दिया है, जनरली ही कभी पूछा जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके उल्टा आपकी रिवोक कमांड होती है। रिवोक का मतलब है जो अधिकार आपने दिए थे उनको वापस लेना, यानी उनको रिमूव कर देना। मान लो हमने क्लर्क को जो है वो एडिटिंग का जो है राइट दिया हुआ था यूजिंग द ग्रांट कमांड। अब हमने वो एडिटिंग का जो आपका आपने उसको जो परमिशन दी थी वो हमें उससे वापस लेनी है। तो उसके लिए हम जो है रिवोक कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये वो विड्रॉ कर लेगी उस एक्सेस को जो कि आपने ग्रांट कमांड के थ्रू दिया था, यानी रिवर्स ऑफ ग्रांट कमांड। ग्रांट का जो है रिवर्स है ये, यानी जो अधिकार आपने दिए वो आप उससे वापस ले सकते हो। उसके बाद दूसरा टाइप आता है आपका टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन से मतलब यहाँ पर कोई भी अपडेशन है या कोई आपकी क्वेरी रन करने के ऊपर है। तो जब आप फाइनली किसी कमांड को जो है रन करते हो और आप चाहते हो ये कमांड रन होने के बाद कोई चेंजेस ना हो, तो वहाँ पर हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। कमिट करने के बाद आप उस जो कमांड आपने दी है उसको अनडू नहीं कर सकते या उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो जैसे आप कमिट कमांड देंगे वो परमानेंटली जो है आपकी सबमिट हो जाएगी। ऐसे रोल बैक, रोल बैक क्या होता है, यानी आप मान लो कहीं पर आपका एरर आ गया, आप कोई कमांड चला रहे थे और वहाँ पर आपको जो है डीबीएमएस ने एरर दिखा दिया, तो एरर दिखाने के तुरंत बाद वो रोल बैक कर जाएगी। रोल बैक मतलब जो लास्ट आपने अपडेशन की होगी, लास्ट जो अपडेशन की होगी वहाँ पर आपको जो है वो ले जाएगा डीबीएमएस। तो उसके लिए आप रोल बैक कमांड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आती है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब जब जब आप डीबीएमएस में चेंजेस करते जाओगे तो वहाँ पर एक चेक पॉइंट आप जो है मेंशन करते जाओगे, सेव पॉइंट्स बनाते जाओगे, ताकि जब आपको रोल बैक करना पड़े तो आपके जो ये चेक पॉइंट्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं कि मान लो दो आपने जो है कमांड चलाई थी, एक पहली इंसर्ट की फिर डिलीट की, और दोनों पे आपने जो है सेव पॉइंट बनाए हुए हैं। उसके बाद आपने एक कमांड और चलाई और वो कमांड गलती से जो है आपसे सारा डाटा जो है वो डिलीट होने की चल गई और डाटा सारा डिलीट हो गया। तो इससे पहले अगर आपका सेव पॉइंट बना होगा
तो आप रोल बैक कर सकते हैं। यानी आपने जो है ऑलरेडी जो पुरानी कमांड है उसको बैकअप लिया हुआ है, ये कह सकते हैं आप एक तरीके से बैकअप पॉइंट आपने बनाया हुआ है, तो आप तुरंत उसको रोल बैक कर जाएंगे, बैकअप पॉइंट पर चले जाएंगे। तो ये कमांड जनरली आपकी थ्योरेटिकल रूप में पूछी जाती हैं, इनका प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको जो दो स्टार्टिंग कमांड थी DDL और DML वो मैंने बता दी हैं। इनके अलावा इसकी क्वेरी भी आएंगी आगे, वो भी हम करेंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, जो पूछा जाता है आपके CBSE में, वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से एक बात समझिएगा, इंटीग्रिटी का जो मतलब है वो ये है कि आपका जितना भी डाटा डाटाबेस में सेव हो रहा है वो आपका सेम होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि दो यूजर हैं, यूजर 1 और यूजर 2, दोनों सेम डाटाबेस को देख रहे हैं, लेकिन एक को डाटा कुछ दिखाई दे रहा है, दूसरे को कुछ दिखाई दे रहा है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक बंदे ने जो है मैसेज किया दूसरे बंदे को, लेकिन जो पहले बंदे ने जो मैसेज किया और जब वो दूसरे बंदे के पास पहुंचा तो मैसेज जो था उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, ऑटोमेटिकली मॉडिफिकेशन हो गया। यानी जो नंबर 1 जो बंदा है वो जो नंबर 2 को बताना चाहता था उसकी बजाय उसके मैसेज के अंदर जो है चेंजेस आ गए। तो ये जो है मैसेज इंटीग्रेटेड नहीं हुआ, इसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं थी, यानी जैसा भेजा है वैसा ही उसको मिलना चाहिए था, चेंजेस नहीं आने चाहिए थे। सेम बात आपका डाटाबेस भी कहता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है हम एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी जो है वो डाटाबेस की बनाए रखेंगे। तो इस केस के लिए जो है आपका जो भी रिलेशनशिप बनेगी डाटाबेस के अंदर, उसके अंदर जितना भी डाटा आपका होगा वो एक तो एक्यूरेट होगा और कंसिस्टेंट होगा। यानी उसकी मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज नहीं होंगी। ऐसा नहीं कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि सारी की सारी टेबल्स जो हैं उनको हम लिंक कर देंगे यूजिंग द प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो जैसा कि हमने पढ़ा था RDBMS जो है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें सारी की सारी टेबल आपस में जो है कनेक्टेड रहती है। तो कह रहा है डाटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल। 2 और मोर टेबल में क्या है, लिंक्ड है, किसकी हेल्प से, प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से जो है आपका क्या रहता है, लिंक्ड रहता है। तो लिंक्ड रहेगा तो उस केस में अगर एक टेबल में चेंज हो रहा है, मान लो हमारे पास दो टेबल हैं 1 और 2 और ये एक दूसरे से लिंक है, तो एक में चेंज हो रहा है तो वो चेंज दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एक में ही चेंज कर दिया दूसरे में ना हो पाए। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बेसिकली हमारी क्या हेल्प करती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये हेल्प करती है कि हम रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं रिलेटेड टेबल में इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। कह रहा है अगर प्राइमरी की टेबल में एसोसिएटेड रिकॉर्ड नहीं है तो हम रिलेटेड टेबल में जो है रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं प्राइमरी की वैल्यू अगर कोई डिपेंडेंट रिकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है एसोसिएटेड टेबल के अंदर। एसोसिएटेड टेबल का मतलब यहाँ पर आप समझ के चलिएगा कि कनेक्टेड टेबल, यानी जो दूसरे से कनेक्टेड है। फिर क्या नाम डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को प्राइमरी की टेबल के अगर कोई मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो एसोसिएटेड टेबल के अंदर है। यानी एक टेबल में सीधा सा मतलब है एक टेबल में जो चेंजेस होंगे वो दूसरी में भी रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि वो दोनों टेबल जो है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इसी को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। ये बेसिकली आपके रूल्स जो है कुछ बनाए गए थे जो ये बताते थे कि दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो वैलिड होगी या नहीं होगी, और अगर एक्सीडेंटली डाटा डिलीट या चेंज होता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो काम आती है। यानी आपका जो एक्सीडेंटल डाटा डैमेज है वो नहीं होगा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर जो है वो फोकस करती है। फिर बात करते हैं लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में जो टेबल है उनके बीच की रिलेशनशिप जो है वो सेम डाटाबेस में होनी चाहिए। डाटाबेस दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक का डाटाबेस दूसरा है, दूसरे का जो टेबल है उसका डाटाबेस कोई और है। जो भी टेबल आपस में कनेक्ट होंगी, जो भी 2 3 4 टेबल कनेक्ट होंगी वो सेम डाटाबेस से बिलोंग करनी चाहिए, तभी आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो काम करेगी। तो इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप्स पे। इसके ऊपर भी टॉपिक जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है।
तो रिलेशनशिप्स क्या है? रिलेशनशिप बेसिकली कनेक्शन है दो या दो टेबल्स का आपस में, यानी दो टेबल को हम जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। और कह रहा है जब दो टेबल आपस में रिलेट करती हैं तो यू डोंट नीड टू एंटर द सेम डाटा इन सेपरेट टेबल। सेपरेट टेबल में अलग से डाटा एंटर करने की हमें जरूरत नहीं रहती। रिलेशनशिप क्रिएट करने से जो है हमें क्या हेल्प मिलती है? हमारा टाइम जो है वो बच जाता है, क्योंकि नो नीड टू एंटर द सेम डाटा इन सेपरेट टेबल। सेम डाटा अलग टेबल में एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी टेबल को हम दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। डाटा एंट्री के एरर जो है वो कम हो जाते हैं और सारा डाटा हम जो है रिलेटेड टेबल के अंदर समराइज हो जाता है। सपोज करें एक स्टूडेंट टेबल बना रखी है हमने, उस स्टूडेंट टेबल में इसमें जो फर्स्ट टेबल है उसमें तो उसकी इंफॉर्मेशन है केवल, दूसरे में उस स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड है। तो अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर दें तो डाटा हमारा समराइज भी हो जाएगा। अगर हमें केवल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इंफॉर्मेशन वाली टेबल एक्सेस कर लेंगे, केवल एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए तो एकेडमिक रिकॉर्ड वाली टेबल एक्सेस कर लेंगे, और दोनों का कंबाइन चाहिए तो ये रिलेशनशिप में है ही, तो इन दोनों को हम कनेक्ट करके इसमें से डाटा निकाल सकते हैं। फिर बात आती है रिलेशनशिप बनती कैसे है। तो आपके डाटाबेस के अंदर टूल्स का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको रिलेशनशिप का एक जो है ऑप्शन दिखाई देगा, और उसकी हेल्प से हम जो है रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तीन टाइप की रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे हम 1 to 1 रिलेशनशिप, दूसरी पढ़ेंगे 1 to मैनी या मैनी टू 1, और फिर पढ़ेंगे हम मैनी टू मैनी। इनकी डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है, तो बेसिकली कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू मीन बाय रिलेशनशिप एंड व्हाट आर ऑफ इट डिफरेंट टाइप, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो वहाँ पर हमें डेफिनेशन भी बतानी है और इसके टाइप भी बताने हैं। तो 1 to 1 रिलेशनशिप जो है उसके अंदर जो दोनों टेबल हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों के अंदर प्राइमरी की होनी जरूरी है। यानी जो दो टेबल आप आपस में कनेक्ट करोगे या रिलेशनशिप बनाओगे उनके अंदर दोनों की अंदर प्राइमरी की होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे नीचे दो टेबल दी हैं आपकी, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, तो इसमें एम्प्लॉय आईडी जो है वो आपकी प्राइमरी की है और इसमें डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है। तो ये दोनों को जो है इसने कनेक्ट किया है और यहाँ पर 1-on-1 का जो है वो रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। तो यानी 1 to 1 रिलेशनशिप में हमारी एक श्योरिटी तो ये होगी कि आपकी प्राइमरी की जो है वो होनी चाहिए दोनों टेबल में, बोथ टेबल में प्राइमरी की का होना जरूरी है, तभी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर 1 to 1 के लिए कह रहा है इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की। दोनों में से एक टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। अगर यहाँ एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी देखें आप तो केवल एक में, इसमें एम्प्लॉय आईडी में प्राइमरी की है, इसमें नहीं है। तो यानी 1 to मैनी के अंदर एक अगर टेबल के अंदर प्राइमरी की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपकी कनेक्टेड हो जाएगी। अब इसमें रिलेशनशिप क्या बनेगा, यानी इसका कहने का मतलब है जो एम्प्लॉय आईडी है, जो एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है प्राइमरी की, वो यहाँ पर सारे के सारे कॉलम से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपका n दिया हुआ है, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी को जो है वो एम्प्लॉय आईडी जानती है। यानी आपका मान लो एक दोस्त है A और एक है आप हो A और एक है B आपका दोस्त, तो आप जो है B को तो जानते ही जानते हो, लेकिन B की फैमिली को भी जानते हो, है ना। तो B की फैमिली को भी जानते हो, लेकिन B और B की फैमिली केवल आपको जानते हैं, आपकी जो फैमिली है उसके बारे में उनको नहीं पता। वो नहीं जानते कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, लेकिन आप जो है B अपने दोस्त और उसकी फैमिली दोनों को जानते हो। तो ये तो बन गई हमारी 1 to मैनी। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, यानी अगर हम रिलेशनशिप बनाएं कि B और उसकी फैमिली आपको जानती है, तो ये रिलेशनशिप n to 1 चलेगी, यानी मैनी टू 1 चलेगी। तो इसी तरीके से आपकी जो है 1 to मैनी और मैनी टू मैनी जो है, मैनी टू 1 जो है वो काम करती है। कह रहा है इट सिग्निफाइज दैट वन कॉलम ऑफ प्राइमरी की इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल। कह रहा है जो आपकी प्राइमरी की वाली टेबल है उसकी जो प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल के सारे कॉलम्स को जानती होगी। कह रहे जैसे कि नीचे जो टेबल दी है उसके अंदर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय आईडी का जो
एम्प्लॉय टेबल का जो एम्प्लॉय आईडी है वो वहाँ पर प्राइमरी की है, तो वो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन सबको जो है वो जानता है। फिर आते हैं हम मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी के अंदर कह रहा है आपको किसी टाइप की प्राइमरी की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी प्राइमरी की नहीं है दोनों के अंदर। फिर कह रहा है जितने भी कॉलम प्राइमरी की टेबल के होंगे वो सारे के सारे जो एसोसिएटेड टेबल है उसके साथ कनेक्टेड होंगे। तो आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड टेबल है। तो पेरेंट टेबल जो है वो चाइल्ड टेबल के सारे कॉलम को जानती होगी और चाइल्ड टेबल भी पेरेंट टेबल के सारे कॉलम्स को जानती होगी। तो कह रहा है जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो टेबल हैं, इसके अंदर कोई प्राइमरी की आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये आपकी है 3 टाइप की रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप बनेगी कहाँ से वो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। आओ देखें कि किस तरह प्रैक्टिकली आप जो है दो टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा डाटाबेस है, इसके अंदर हमने जो है कुछ टेबल्स जो है यहाँ बना रखी हैं। तो जब भी आपने रिलेशनशिप क्रिएट करनी है तो आप जाते हैं टूल्स पे। टूल्स के ऊपर आपका ऑप्शन आता है रिलेशनशिप्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर जिन टेबल्स के बीच में आपने रिलेशनशिप बनानी है उनको आप ऐड कर लो। मान लो आपने स्टूडेंट और स्टूडेंट एंड क्लास के बीच में जो है रिलेशनशिप बनानी है, मैंने ये 2 टेबल ऐड की। ऐड करने के बाद क्लोज बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अगर आप देखें तो 2 टेबल मैंने ली हैं, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट क्लास। तो जो यहाँ भी रोल नंबर है, यहाँ भी रोल नंबर है, दोनों टेबल के अंदर प्राइमरी की भी एग्जिस्ट करती है। तो इसको इस वाला जो आपका प्राइमरी की है उसको लाकर मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपका 1 to 1 रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो जाती है। आप इसको कहीं भी ड्रैग करोगे इसके बीच की रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट रहेगी। डिलीट करना है तो ये जो आपकी एरो आ रहा है इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहाँ डिलीट का जो आपका एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। दोबारा आपने बनानी है तो प्राइमरी की जो है उसको सेलेक्ट किया, होल्ड रखा लेफ्ट माउस बटन से और इसकी प्राइमरी की के ऊपर लाकर आपने इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। तो ये आपकी 1 to 1 रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसी तरीके से इसको आप सेव भी कर सकते हैं रिलेशनशिप को। और डिलीट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सिलेक्ट करके आप इसको क्या करें, डिलीट, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अपडेट कास्केड और डिलीट कास्केड जो है दोनों, यानी अपडेट होगा तो दोनों में होगा, डिलीट होगा तो दोनों में होगा। अभी मैंने नो एक्शन किया हुआ है, यानी मैं डिलीट करूँ या अपडेट करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को आप जो है ऑप्शंस को ऑन रखेंगे और ओके करेंगे तो जैसे यहाँ अपडेशन होगा रोल नंबर वगैरह वहाँ यहाँ भी जो है वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ये एसोसिएटेड टेबल हो जाएंगी, कनेक्टेड हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपने जो है ऐड करना है सपोज करें आपने 1 to मैनी जो है वो क्रिएट करना है, रिलेशनशिप पे जाएं आप। यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ले लेता हूँ। इनको यहाँ पर देखिए आपकी जो 1 to मैनी थी उसमें इसने हमसे कहा था कि एक जो है वो प्राइमरी की होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पहले एक प्राइमरी की बना लेते हैं, इनमें से किसी को भी एडिट करते हैं और यहाँ से हम डिपार्टमेंट आईडी को जो है प्राइमरी की वो सेट कर लेते हैं। प्राइमरी की हमने सेट कर लिया, टूल्स में गए, रिलेशनशिप में गए, डिपार्टमेंट को हमने ऐड किया, एम्प्लॉय को हमने ऐड किया। वापस हम इसके ऊपर ड्रैग ड्रॉप करेंगे। यहाँ हमने 2 टेबल वही वाली ली हैं और एक की प्राइमरी की को जो है वो रिमूव कर दिया है और एक की प्राइमरी की हमने रखी हुई है। इसको हम ड्रॉप करते हैं। देखिए 1 to n जो है आपका इस तरीके से क्रिएट हो जाता है, 1 to n। और यही जो है आपको कहा गया था 1 to मैनी में भी कि आपकी जो है एक टेबल में प्राइमरी की होगी, दूसरे में नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है आप रिलेशनशिप्स को जो है क्रिएट कर सकते हैं।
मैनी टू मैनी के बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा है रिमूव द रिलेशनशिप को रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव करने का भी मैंने आपको तरीका जो है वो बताया था अभी कि किस तरीके से जो है आप रिमूव कर सकते हो। जो आपका रिलेशनशिप क्रिएट हुई है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का आपका जो है वो ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिट्रीव डाटा यूजिंग क्वेरी। क्वेरी किस तरीके से जो है आप यूज करेंगे, क्वेरी का क्या मतलब है, कहाँ पर यूज होगी, क्या क्या तरीके हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो कह रहा है कि जो आपके RDBMS है वो मोस्टली जो है ग्राफिकल्स होते हैं क्वेरी क्रिएट करने के लिए, लेकिन कुछ जो है RDBMS वो नहीं है, यानी आप जो है क्लिक क्लिक करके केवल चीज़ों को फिल्टर नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको कमांड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम सिक्वल, जिसको SQL या सिक्वल भी बोलते हैं हम, उसका यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो क्वेरी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिनकी हेल्प से हम डाटाबेस को फिल्टर कर सकते हैं। तो क्वेरी बेसिकली कमांड्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं जिससे डाटा की स्ट्रक्चर और डाटा को मैनिपुलेट भी करते हैं, जो हम पीछे पढ़ के आए थे DDL और DML, ये सारी जो है वो सिक्वल कमांड थी और इन्हीं की हेल्प से हम जो है क्वेरी जनरेट करते हैं। क्वेरी के अंदर बेसिकली हम एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी हेल्प से जो है डाटा आपका क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। सपोज हमारे पास 1 to 10 क्लास का डाटा है और हमें केवल उसमें से 10th का चाहिए, तो यानी डाटा तो हमारे पास सारा ही है लेकिन हमें स्पेसिफिक चाहिए क्लास इज इक्वल टू 10। तो उस केस में हम जो है डाटाबेस को फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद हम जो डिज़ायर आउटपुट चाहिए वो हमें चाहिए केवल क्लास 10th का डाटा। तो वो जो डिज़ायर आउटपुट हमें मिलेगी वो मिलेगी क्वेरी की हेल्प से, जहाँ पर हम अपनी कंडीशन को जो है वो मेंशन करते हैं और उसी कंडीशन के ऊपर आपकी जो कमांड्स हैं वो काम करती हैं और हमें डाटा को फिल्टर करके देती है। तो क्वेरी को यूज़ करने के बेसिकली 3 तरीके आप समझ सकते हैं। पहला तरीका है क्वेरी यूजिंग द डिज़ाइन व्यू, दूसरा है यूजिंग द विजार्ड और तीसरा यूजिंग द SQL व्यू, सिक्वल व्यू, जो हम बेसिकली DDL और DML कमांड के थ्रू हमने किया था। तो ये कमांड्स का तरीका है सिक्वल वाला। उससे पहले हम 2 तरीके समझते हैं, पहला डिज़ाइन व्यू वाला और विजार्ड वाला। तो इसको हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली ही करते हैं, समझते हैं कि किस चीज़ से आपकी चीज़ें फिल्टर होती हैं। ये हमारा डाटाबेस है और इसके अंदर हमें क्वेरी लगानी है, तो हम क्वेरी जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है डाटाबेस के अंदर उसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पर आपके तीनों तरीके देखिए आप दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले डिज़ाइन व्यू वाला तरीका जो है वो यूज़ करेंगे। डिज़ाइन व्यू के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो है आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर जो है जिस टेबल पे हमें क्वेरी लगानी है उस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और ऐड बटन पे क्लिक किया तो पीछे आप देखें जो एक टेबल जो है वो ऐड हो गई है। बाकी मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। यहाँ पर जो है आप टेबल के अंदर जितने कॉलम है वो देख पा रहे हैं। तो ये जो ऊपर का एरिया है इस एरिया के अंदर आप जो है टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। नीचे का जो एरिया है इसको हम क्वेरी डिज़ाइन विंडो जो है इस पूरे को हम बोलते हैं। और क्वेरी डिज़ाइन विंडो के बेसिकली 2 पार्ट हैं, इसको टॉप पैन कहते हैं और नीचे वाले को बॉटम पैन कहते हैं। तो बॉटम पैन के अंदर जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शंस, ये सारे जो हैं एक साथ, इनको हम डिज़ाइन ग्रिड जो है बोलते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग फील्ड जो है दिखाई देती हैं। इन फील्ड्स का हम यूज़ करेंगे और कौन से फील्ड का क्या काम है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है आपकी फील्ड वाला जो रो है। तो फील्ड रो का मतलब है, फील्ड हमने समझे थे कि आपके टेबल के अंदर कॉलम्स को हम जो है फील्ड कहते हैं। तो यानी जो आपकी क्वेरी चलेगी उस क्वेरी के अंदर कौन कौन से फील्ड आपको चाहिए। तो यहाँ से आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे मान लो सपोज करें रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, मुझे इसकी एज चाहिए, लेकिन बाकी जो 2 हैं आपके फादर नेम एंड रिजल्ट वो मैंने नहीं लिया है तो मैं उनको स्किप कर सकता हूँ। और जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया तो नीचे विजिबल के ऊपर आप देखें चेक मार्क बना आ गया, यानी ये पर्टिकुलर कॉलम मुझे फाइनल आउटपुट में जो है वो दिखाई देंगे। इसके बाद एलियास जो है, एलियास के अंदर आप कोई स्पेसिफिक नेम जो है
जो आउटपुट वाली टेबल के अंदर दिखाई दे। मान लो मैं रोल नंबर नहीं लिखना चाहता, मैं रोल नंबर को एडमिशन नंबर के रूप में जो है वो व्यू करना चाहता हूँ, तो आप लिख सकते हैं। एस नेम को आप पूरा स्टूडेंट नेम या एज लिख सकते हैं। तो एलियास में बेसिकली आप एक निक नेम अपने कॉलम को दे सकते हैं। जो भी कॉलम आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको आप निक नेम दें। टेबल के अंदर यानी आपने जो फील्ड चूज की थी वो किस टेबल की है, जैसे आप इसके अंदर क्लिक करेंगे ऑलरेडी टेबल का नाम आ जाएगा। ये हमारी स्टूडेंट टेबल ही थी जिसका रोल नंबर वाला फील्ड हमने लिया हुआ है। एस नेम भी हमारा स्टूडेंट टेबल का ही है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूंगा अपने आप आ जाएगा। अगर ये इस चीज़ के लिए है कि 2-3 टेबल में अगर सेम चीज़ें हैं तो आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर टेबल से आपने लिया है। और जब आप कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो है डिफाइन होगा। देखिए स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, यानी ये टेबल का नाम डॉट कॉलम नेम। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने डिफाइन कर दिया है तो अब नहीं आपको दिखाई देगा। अब आपका यानी ये जो टेबल है वो स्टूडेंट टेबल ही आपको दिख रही है, उसी में से जो है इसने ये लिया हुआ है। फिर आता है आपका सॉर्ट का कॉलम। सॉर्टिंग मतलब आप अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग किस ऑर्डर में लगाना चाहते हो। तो सॉर्टिंग के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो मैंने जो है रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर के रूप में जो है वो यहाँ लगाना चाहता हूँ। फिर आते हैं आपका विजिबल, कौन कौन से कॉलम आपको विजिबल है। मान लो गलती से आपने यहाँ पर रिजल्ट भी ले लिया है, स्टूडेंट भी ले लिया, मैं इसको अनचेक करूँगा तो मुझे फाइनल टेबल में दिखाई नहीं देगा। मैंने ले तो लिया यहाँ पे, लेकिन मुझे जो है विजिबल अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो मुझे फाइनल आउटपुट में नहीं दिखेगा। फिर आता है फंक्शन। फंक्शन यानी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, काउंट ये लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा सकते हो। फिर आता है क्राइटेरिया रो और रो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया और जो मेन कंडीशन है हम वो यहीं पर ही जो है वो डिफाइन करते हैं। क्राइटेरिया के अंदर हम जब कंडीशन लगाते हैं तो उसके अंदर हम मैक्सिमम जो है 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं। तो जब 2 कंडीशन हमें एक साथ जो है वो चलानी है तो उस केस के अंदर आप उसको क्राइटेरिया वाली रो में लिखेंगे। सपोज करें मैंने रिजल्ट भी ले लिया, मैं चाहता हूं कि मुझे एक कंडीशन लेते हैं, मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी एज ग्रेटर देन 12 हो और उसका रिजल्ट पास भी हो। तो यहाँ पर मैं 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, एज ग्रेटर देन 12 एंड रिजल्ट इज इक्वल टू पास। तो उस केस में मुझे दोनों ही कंडीशन क्राइटेरिया वाली इस रो के अंदर ही लगानी पड़ेगी, एक एज के नीचे और दूसरी रिजल्ट के नीचे। यानी फिल्टर होने के बाद मेरे पास केवल वही बच्चा आएगा जिसकी एज 12 भी होगी और जिसका रिजल्ट पास भी होगा, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा। वहीं पर अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन में और में लिख दूं, मान लो एज तो मैंने क्राइटेरिया वाली रो में बता दिया एज ग्रेटर देन 12, लेकिन रिजल्ट में बता देता हूँ और वाली रो में रिजल्ट इज इक्वल टू पास। तो फिर कंडीशन क्या बनेगी, यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो वो बच्चा जो है ग्रेटर देन 12 एज का हो या फिर वो पास हो, यानी दोनों में से एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। मैं आपको एक कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। एज ग्रेटर देन मान लो सपोज मैंने दे दिया 12 और 12 एज जो है मुझे बच्चा चाहिए, केवल एक कंडीशन लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको भी कि जिस बच्चे की एज ग्रेटर देन 12 है वही मुझे दिखाई दे, बाकी सारे हाइड हो जाए। इतना करने के बाद फिर हमें जो है क्वेरी को जो है रन करना होता है। तो क्वेरी को रन करने के लिए जो है आप जो है वो जाएंगे रन क्वेरी के ऑप्शन पे या F5 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ अगर आप ऊपर देखें टेबल जो है मुझे दिखाई दे रही है, और इस टेबल के अंदर अगर आप एज देखें तो केवल वही बच्चे हैं जिनकी एज ग्रेटर देन 12 है। यहाँ पर रोल नंबर 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है उसकी एज लेस देन 12 हो। ऐसे अगर मैं इसकी 14 कर देता हूँ एज और फिर दोबारा इस क्वेरी को रन करता हूँ तो अब देखिए आप रिजल्ट जो है वो और कम हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो है केवल वही बच्चे हैं जिसकी एज ग्रेटर देन 14 है। लेकिन मैं 14 एज के साथ साथ उस बच्चे को भी देखना चाहता हूँ जो पास है, तो उस केस में जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा वैल्यू जो है वो रिजल्ट की क्या होनी चाहिए, पास। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी आपकी, इस केस में दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी, यानी एज ग्रेटर देन 14 भी होगी और रिजल्ट पास भी होगा। जैसे आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखें एज ग्रेटर देन 14 है और ये पास भी है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
तो ये आपका एंड वाला जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उसको जो है वो कंप्लीट करता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं और में रख दूँ, इसी को अगर मैं और में रख दूँ, पास वाली कंडीशन को, यहाँ से मैंने इसको नीचे क्राइटेरिया की बजाय और वाली रो में आया और वाली रो में रिजल्ट के नीचे मैंने इस कंडीशन को स्पेसिफाई कर दिया। यानी अब जो रिजल्ट होगा उसमें दोनों में से एक कंडीशन जो है वो चेक करेगा डाटाबेस, या तो ग्रेटर देन 14 की या पास की। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो देखिए ग्रेटर देन 14 होने के बावजूद फेल बच्चा भी यहाँ पर आ गया। तो फेल इसलिए आ गया, इसने रिजल्ट तो फेल वाली कंडीशन थी, ये तो पास हुई नहीं, लेकिन एज जो है वो 14 से ज़्यादा है तो वो इसकी पास हो गई। वहीं पर अगर आप फर्स्ट वाला बच्चा देखिए, यहाँ पर ये एज को तो ग्रेटर देन 40 नहीं है, एज के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन ये पास के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो यानी ये वही कंडीशन होगी जैसे आपके एग्जाम में और वाला क्वेश्चन आता है तो दोनों में से आप एक करते हैं, लेकिन अगर एंड हो तो फिर आपको दोनों करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जो है आप फिल्ट्रेशन जो है अपने डाटाबेस में कर सकते हैं यूजिंग द क्वेरीज। तो ये तरीका नंबर 1 था जिसके अंदर हमने जो है क्वेरी डिजाइन विंडो का जो है वो यूज किया। नेक्स्ट तरीका समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, समझें और जो डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।